हेलो बेटा, आपके कुछ डाउट थे, पहले भी कुछ डाउट थे, उसकी मैंने फ़ोटो भेजी थी। ठीक है, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और जो नए डाउट है उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका एक डाउट था कि उसमें क्या दे रखा है बेटा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी, मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कौन होगा? सी होगा। ठीक है, और साथ के साथ में आपको ये दे रखा था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर है। बेटा देखो, इनके ऊपर वेक्टर नहीं है, उनके ऊपर वेक्टर है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है। चलिए, आपको पता है सी ए और बी का रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर है? परंतु अगर मैं इसका स्क्वायर करूं बेटा, स्क्वायर करूं इस इक्वेशन का, तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। मैंने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया है। परंतु ये सेकंड कंडीशन जो कि ये है, सिर्फ इतनी है ना, ये तभी आपकी पॉसिबल है जब पीछे वाली ये क्वांटिटी क्या हो? ज़ीरो। तो ए और बी तो हमें ज़ीरो दिए नहीं हुए, तो अल्टीमेटली किसको ज़ीरो होना पड़ेगा? कोस थीटा को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो कोस की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर होती है बेटा? 90 डिग्री एंगल पर। और 90 को अगर मैं रेडियन में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? π/2। आपका एक डाउट था कि ये π/2 आपको समझ नहीं आया। तो देखो बेटा, जैसे लेंथ को नापने के लिए यूनिट आपकी क्या है? मीटर भी है और किलोमीटर भी है। उसी तरीके से एंगल को डिग्री में भी नापा जाता है और रेडियन में भी नापा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के। उसी तरीके से आपका 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 2π के। क्लियर है? जैसे मैं इनको बराबर रख सकता हूँ तो इनको भी बराबर रख सकता हूँ। 360 विल बी इक्वल टू 2π, तो 1 डिग्री कितना होगा? 2π/360। तो 90 डिग्री कितना होगा बेटा? तो मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे और सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? π/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है √3 टाइम्स ऑफ ए और बी के डॉट प्रोडक्ट के। तो आपको मैग्नीट्यूड देखना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा, √3 एज इट इज। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। क्लियर है बात आपको? तो ए बी से ए बी कट जाएगा, साइन के नीचे कोस जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है? 60 डिग्री पर होती है। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 60। आपसे पूछा क्या गया है? ए और बी का रिजल्टेंट बताइए या फिर वेक्टर सम बताइए, है ना। तो वेक्टर सम का फॉर्मूला आपको पता है, √a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा को हम क्या पुट करेंगे? 60, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हाफ, ये 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? √a² प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस रूट को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ लिख सकता हूँ। क्वेश्चन 17 है शायद ये, और उसमें ये पूछा गया था एक वेक्टर कब चेंज नहीं होगा। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया हुआ है कि अगर एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जाए बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज किए तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये एक्चुअली में जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट क्या करती है? मैग्नीट्यूड। तो मैंने ये लेंथ को एज इट इज रखा, और डायरेक्शन भी क्या है बेटा? पैरेलल का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन सेम। तो अल्टीमेटली वेक्टर क्या रहा? सेम। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, उससे आपका वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बेटा? आपका डी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, और वेक्टर बी में आपकी एक जो वैल्यू है अलोंग द जे कंपोनेंट, ठीक है, वो मिसिंग है, वो n दे रखी है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी अगर a b c क्या है? कोप्लेनर है। देखिए, मैं एक प्लेन लेता हूँ और उस प्लेन में ये तीनों वेक्टर क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। क्लियर है बात आपको? तो अगर मैं a क्रॉस c करूँ, देखो मैं स्टार्ट करूँगा जहाँ से मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैं a क्रॉस c करता हूँ बेटा, तो a क्रॉस c आपको पता है मेरे को एक वेक्टर देगा जो कि परपेंडिकुलर होगा किनके? इन दोनों वेक्टर के। a क्रॉस c करें तो शायद आप देखेंगे एक वेक्टर d ऐसे मिलेगा आपको। क्लियर है? a से c की तरफ अगर मैं उंगली को घुमाऊंगा तो d क्या आएगा? नीचे आएगा। और मतलब ये आपके, अगर मैं बात करूं, देखिए ये आपका वेक्टर a है, ये c है, और ये क्या है बेटा? b। ठीक है, और d ऐसे आएगा। समझ आ रही है बात आपको? तो d आपका a और c के क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर होने वाला है। ठीक है, अगर a b c अगर तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो अल्टीमेटली d b के भी क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। दोबारा सुनिए,
डी ए और सी के परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है। अगर ये तीनों ए सी बी अगर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो डी अल्टीमेटली बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये तीनों एक प्लेन में है, ये डी आ गया, तो ये लाइन जो पेन वाली लाइन है इन तीनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है बात आपको? तो आपको पहले क्या करना है, एक क्रॉस सी करके डी निकाल लेना है। ठीक है, एक क्रॉस सी आपको पता है कैसे करोगे आप, एक क्रॉस सी कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म आई जे के, ए की वैल्यू रखिए आप 2 3 -2 और सी की वैल्यू -1 2 3। तो इससे आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू द वेक्टर डी। ठीक है, और अब आपने देखा कि डी भी परपेंडिकुलर होगा किसके, बी के, अगर ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। तो आपको अब डी का बी के साथ क्या ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट। डी और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक क्रॉस सी से पहले डी निकालो और डी का फिर बी के साथ क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट। वहाँ से आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये काम मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूँ, ये आपको करना है। कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली ये है कि कोप्लेनर वेक्टर्स की कंडीशन ये होगी, ए क्रॉस सी डॉट बी। क्लियर है बात? ये आपका अल्टीमेटली किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दिस विल बी द कंडीशन फॉर दी कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, 3 वेक्टर्स, तो उनको इस कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ये आपका अच्छा क्वेश्चन, इसको देखिए। 2 फोर्सेस दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट F है और F2 F1 का क्या है, डबल है। 2 फोर्सेस दे रखे हैं और बोला गया है कि उनका रिजल्टेंट है कुछ F, और सच डैट एक फोर्सेस दूसरे वाले के क्या है, डबल है। तो मैंने मान लिया कि F2 2 टाइम्स है F1 के। अब देखो F1 और F2 में छोटा कौन है, F1 है, क्योंकि F2 2 टाइम्स है F1 के। ठीक है, ये छोटा है, दे रखा है कि जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपको एंगल बताना है किस किस के बीच में, F1 और F2 के बीच में। क्लियर है बात आपको? तो अल्टीमेटली आपके पास कंडीशन है, ये F1 है, ये F2 है, लेट। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के क्या है, परपेंडिकुलर, और आपको F1 और F2 के बीच में एंगल पता करना है। ठीक है, तो याद करो, रिजल्टेंट किसी भी एक वेक्टर के साथ एंगल बनाए। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा वाला फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, टेंजेंट अल्फा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये आपको बता रखा है। और दूसरे वाला का ऊपर साइन कंपोनेंट आएगा, इधर क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट। क्लियर है? और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है 90। तो टेंजेंट 90 विल बी इक्वल टू F2 साइन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। क्लियर है? टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर दी। बेटा आपने थोड़ा सा मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई वैल्यू अगर 0 से डिवाइड करूं तो आपका वो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अल्टीमेटली अगर आप टेंजेंट 90 को देखें, टेंजेंट 90 है क्या, साइन 90 बाय कोस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, और ये वैल्यू कितनी आई, इनफाइनाइट। किसी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। वही कॉन्सेप्ट मैं ये लगा रहा हूँ। तो पक्का ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। इसी बात को मैंने यहाँ से कैच कर लिया है। F1 प्लस F2 कोस थीटा विल बी इक्वल टू 0। अब कंडीशन पुट करते हैं, F2 किसके बराबर है, 2 F1 के कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो F1 से F1 कट जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसको नीचे लेके आओ, -½ इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू -½ किस पर होती है बेटा, 120 पर। प्रूफ के लिए देखो, कोस 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। 90 प्लस 30 अल्टीमेटली क्या होगा, 120 ही होगा। आपको पता है 90 पर कोस किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट है क्योंकि ये 90 से ऊपर चला गया है। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एक नेगेटिव निशान भी आएगा। तो आपका क्या आ गया, माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ½ होती है। ये -½ आ गया। तो आप देखें बेटा कि कोस 120 की वैल्यू कितनी आई, -½ तो आपको तो वही तो एंगल चाहिए था जहाँ पर कोस की वैल्यू कितनी आए, -½ तो आंसर आपका कितना है, 120 डिग्री। आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि हमेशा सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से बराबर होगा, हमेशा, डेट इज ऐसा बोला हुआ है। और सेकंड ऑप्शन है, हो सकता है कि ए सी से बड़ा हो मैग्नीट्यूड वाइज, परंतु सी बी से क्या बड़ा हो। तो ये पॉसिबिलिटी पूछ रखी है, क्या ऐसा पॉसिबल है।
तीसरा पूछ रखा है कि C इजिकल टू A प्लस बी ऑलवेज होगा और C नेवर इक्वल टू A प्लस बी। ये आप उन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने को करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे आसान पहले इन दो को इनको चेक करते हैं। आपको पता है C इजिकल टू A प्लस बी तभी होगा जब इनके बीच में एंगल क्या हो, 0। क्लियर है बात आपको? और A प्लस बी हो सकता है जब क्या हो, एंगल 0। तो ये आपकी दोनों बातें कैंसिल हो गई। लेट इनके बीच में एंगल 30 है A और B के बीच में, तो आपकी ये बात कैंसिल हो गई। और ये कभी नहीं होगा, ये हो सकता है जब एंगल क्या हो आपका 0। क्लियर है? अब इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक वेक्टर लिया मैंने 8 मैग्नीट्यूड का, दूसरा वेक्टर लिया 6 मैग्नीट्यूड का, और उनके बीच में एंगल देखा 120 ले लिया। ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। 120 को पुट कीजिए, 120 की वैल्यू भी आपने पीछे देखी -12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा और 6 × 8 कितना होता है बेटा? 48। ठीक है, तो आप देखेंगे 600 में से 48 गया बेटा, कितना बचा? 52। √52 एक रफ आइडिया लेते हैं। अगर 49 होता तो 7 आता, और 64 होता तो कितना आता? 8। तो मतलब जो R आएगा वो 7 और 8 के बीच में आएगा। यस और नो? तो नोटिस करें, तो रिजल्टेंट है, जो कि रिजल्टेंट हमारे यहाँ पर क्या था? C। अगर मैं 8 को मान लूँ बेटा क्या आपका A, और इस 6 को मान लूँ मैं B, तो रिजल्टेंट जो आपका आया है वो अल्टीमेटली क्या है? C है। तो C अगर आप देखें ध्यान से, C छोटा है A से, ठीक है, परंतु C बड़ा है किससे बेटा? B से। आपका ऑप्शन कौन सा चला गया? B चला गया। क्लियर है? लेकिन ये ऐसा हमेशा हो पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब एंगल क्या हो आपका? ग्रेटर देन 90 हो। क्लियर है? ऑलवेज वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन A B क्या है? गलत। ऑप्शन B क्या है? सही है। ठीक है, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। ठीक है, इधर की तरफ कुछ डाटा आपको दिया हुआ है और इधर की तरफ कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। अल्टीमेटली वो पूछना ही चाहता है कि ये कंडीशन अगर है तो बताइए कि इनके बीच में कौन सा एंगल होगा, A और B के बीच में एंगल कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लास्ट वाले से स्टार्ट करता हूँ। बेटा इसको मैं वेक्टर वाइज क्या दिया हुआ है? वेक्टर A प्लस वेक्टर B इजिकल टू वेक्टर C एंड स्केलर A प्लस B इजिकल टू C। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। 2 चीज़ हमें गिवन है। इस चीज़ से मैं ये लिख सकता हूँ वेक्टर C इजिकल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये वाली कंडीशन कब प्रूफ हो सकती है? जब आप इस थीटा को 0 ले। देखिए कैसे, अगर मैं थीटा को 0 लेता हूँ तो cos 0 कितना होगा बेटा? 1। cos 0 को आप 1 पुट कर दीजिए तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? √A² प्लस B² प्लस 2AB। अगर आप ये देखें तो ये फॉर्मूला किसका है? A प्लस बी के स्क्वायर का, और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और C कितना आ जाएगा? A प्लस बी। तो ये दूसरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कब हुई? जब थीटा कितना हो? 0। तो मैं कह सकता हूँ D का आपका जो पेयर बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है? D का पेयर बन रहा है बेटा P के साथ। क्लियर है बात? नेक्स्ट C पार्ट को देखते हैं बेटा। A प्लस बी का मैग्नीट्यूड इजिकल टू दे रखा है A माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। तो A प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला खोल दीजिए आप। A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा अंडर द रूट, और A माइनस बी में आपको पता है जस्ट यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो अंडर रूट आप हट जाएगा, क्या बचेगा? A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, और इधर बचेगा A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा। दोनों तरफ से A² और B² को काट दीजिए। इस वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 4AB cos थीटा इज इक्वल टू 0। AB तो 0 दे नहीं रखे बेटा, तो अल्टीमेटली 0 कौन होगा? cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? 90 पर, डेट इज π/2। तो C का पेयर किसके साथ बन गया बेटा? Q के साथ बन गया। क्लियर? नेक्स्ट B पार्ट देखिए बेटा। A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A दे रखा है। जहाँ तक हमने पढ़ा है A क्रॉस B इज नेवर इक्वल टू B क्रॉस A। अल्टीमेटली वो तो होता क्या है? एक नेगेटिव होता है, अपोजिट वेक्टर होता है। A क्रॉस B होता क्या है? नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A के बराबर होता है, परंतु हमें गिवन है। ठीक है बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा क्या हो? 0 हो। क्लियर है? अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ AB साइन थीटा माइनस एज इट इज़ रखा, और यहाँ से भी क्या लिख दिया मैंने? AB साइन थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर -0 आएगा, वो अल्टीमेटली एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल तभी है जब आपका एंगल क्या हो? 0 हो। तो B का पेयर किसके साथ बनता है बेटा? Q के साथ। डेट विल बी B का पेयर बनता है किसके साथ बेटा? P के साथ। क्लियर है बेटा? लास्ट पार्ट है A क्रॉस B इज इक्वल टू A डॉट B, है ना?
तो ए क्रॉस बी का लिखिए फॉर्मूला ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी का क्या है ए बी कोस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल, साइन इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा को नीचे ले जाइए आप, साइन कोस बाय कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। थीटा की किस वैल्यू पर टेंजेंट क्या होता है 1, तो आंसर क्या आएगा 45। और 45 को आप जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे वो कितना आ जाएगा π/2, क्योंकि देखिए आपको पता है π/2 आपका कितना होता है 90। तो अगर मैं दोनों तरफ हाफ से डिवाइड करूँ तो π/4 कितना हो जाएगा बेटा 45। इसी तरीके से आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली निकल कर आएगा 135 डिग्री। क्लियर है। टेंजेंट 135 भी आपका 1 होता है। क्लियर है बात आपको। कैसे आया सर ये, तो आप टेंजेंट 135 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 + 45। क्लियर है बात आपको बेटा। तो टेंजेंट को टेंजेंट में चेंज होगा कोट 45 विद माइनस साइन। क्लियर है बात आपको। तो ये आपका आंसर कितना आएगा -1 आएगा। आपका आंसर -1 आ रहा है, लेकिन वो बात सिर्फ और सिर्फ किस वाइज कर रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो आप इस आंसर को भी कंसिडर करेंगे। तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन हो गए वो क्या हो गए बेटा आपके आर और एस। इस डाउट सेशन को आप ध्यान से देखिए और कोई डाउट है तो फिर मुझसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।